स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हेस लॉ की। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हेस लॉ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आता है और इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी हैं। तो इस क्लास में हम हेस लॉ की बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, हेस लॉ की 2 एप्लीकेशन के बारे में। फिर फर्दर 2 एप्लीकेशन हम अगली क्लास में करेंगे, शायद हम इस क्लास में एक एप्लीकेशन देख पाएं, ठीक है। तो बाकी 3 एप्लीकेशन हम अगली क्लास में देख लेंगे। तो हेस लॉ बेसिकली क्या कहता है? हेस लॉ बेसिकली आपको ये कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे आप उसको सिंगल स्टेप में प्रोसीड करवाइए, चाहे वो बहुत सारे स्टेप से प्रोसीड हुई हो, लेकिन उसका जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब टोटल हीट रिलीज होना या फिर एब्जॉर्ब होना वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कितने सारे पाथ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आपके पास H2 गैसीय स्टेट में प्लस O2 गैसीय स्टेट में, अगर आप यहाँ से जा रहे हो कैसे, H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, ऐसा बना रहे हो, और मैं कहता हूँ इस स्टेप के दौरान जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है? डेल्टा H जो है वो X है, सही है। अब मैं कहता हूँ ये ऐसे नहीं जा रही, ये जा रही है ऐसे, पहले जाएगी ऐसे, कैसे भाई? पहले यहाँ से क्या बनेगा? पहले यहाँ से बनेगा आपके पास H2O2, ठीक है, और ये भी किस में? आपका गैसियस फॉर्म में। और फिर ये कहाँ जाएगा? फिर ये जाएगा ऐसे। देखो इस प्रोसेस में चाहे यहाँ से यहाँ जा रही हो, चाहे यहाँ से यहाँ जा रही हो, दोनों में क्या हो रहा है? दोनों ही स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट है वो सेम है, लेकिन स्टेप क्या है? यहाँ पर एक स्टेप यहाँ से गया, डेल्टा H1 कह दूंगा इसकी एंथैल्पी चेंज को, डेल्टा H1 बराबर Y, इसको क्या कह दूंगा? डेल्टा H2 बराबर Z कह दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, जो हेस लॉ है वो आपको बताता है कि भाई चाहे आपकी रिएक्शन एक स्टेप में हुई हो, चाहे आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो गए हों कई स्टेप से होकर गए हों, लेकिन जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहां पर हेस लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ के अकॉर्डिंग जो डेल्टा H है वो क्या होगा भाई? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होगा। ये डेल्टा H जो है वो डेल्टा H1 प्लस क्या होगा? डेल्टा H2 होगा। ऐसा होता क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब यहां पर क्या होगा? x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अगर ये होता कि बहुत सारे स्टेप से होकर जाती तो भी क्या लिख देता? सभी की एंथैल्पीज को जोड़ देता, ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई रिएक्शन जा रही है, कोई रिएक्टेंट जा रहे हैं आपके, यहां से A से आप जा रहे हो, A प्लस B से आप बना रहे हो प्रोडक्ट, इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H है, सही है भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए ये बहुत सारे स्टेप से होकर जाती है। कैसे जाती है भाई? ये जाती है यहाँ से, तो जाती है भाई यहाँ कुछ ऐसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ भी बना देते हैं यहाँ पर। ये बन जाएगा A प्लस B से बन रहा होगा C प्लस D, ठीक है। अब C प्लस D से फिर से क्या बन रहा होगा? X प्लस 2Y, ठीक है। उसके बाद 2Y प्लस B से क्या बन रहा होगा? उसके बाद आपका 2Y प्लस B से जो है वो P बन रहा होगा। अगर A प्लस B से P बनता है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 होता है, तो यहां से क्या होगा? ये होगा डेल्टा H1, ये होगा डेल्टा H1, ये होगा डेल्टा H2, ये होगा डेल्टा H3 और ये होगा डेल्टा H4। तो टोटल जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या रहेगा? डेल्टा H रहेगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H, सही है भाई। तो ये कौन कहता है आपको? हेस लॉ कहता है। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चाहे सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हुए हों, चाहे मल्टी स्टेप में क्या हुए हों, कन्वर्ट हुए हों, टोटल एंथैल्पी चेंज क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट ही आपका रहता है, सही है। तो इसकी डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन ए रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन ए नंबर ऑफ स्टेप। चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हुई हो, चाहे बहुत सारे स्टेप्स में हुई हो, जो टोटल एंथैल्पी चेंज रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। In other words, the total amount of heat change in a reaction depend only upon the nature of initial reactant. कितना हीट एक्सचेंज होगा रिएक्शन के दौरान, वो या तो इनिशियल रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा या फिर वो प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा।
पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है जो रिलीज या एब्जॉर्ब होगी किसी प्रोसेस के दौरान, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहेगा। ठीक है, पाथ के ऊपर, कितने पाथ से प्रोसीड हुआ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए एग्जांपल आपके सामने ये रहा। देखो आपके सामने लिखा हुआ थर्मोडायनेमिक बेसिस ऑफ हेस लॉ। इसमें आपको एक एग्जांपल देकर भी समझाया गया है, फिर मैं इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, देखो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई जो कोई भी रिएक्शन होती है वो जनरली कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही होती है। जब कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही होती है, तो उस टाइम जो हीट चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। सही है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाला हीट का चेंज उसको एंथैल्पी कहा जाता है। हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स से कि वो क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब जो एंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। आप पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में गए कैसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी वैल्यू पहली स्टेट में कितनी है और दूसरी स्टेट में कितनी है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था थर्मो पढ़ाते हुए। आप दिल्ली से जाते हो मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई आप फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में कहाँ हो और मुंबई में कहाँ हो, उस बात से क्या करता है? फर्क पड़ता है। मतलब आपकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। As heat content enthalpy is a state function, therefore enthalpy change during a reaction depend only upon initial state and reactant and final state. ठीक है, इनिशियल स्टेट का मतलब क्या? इनिशियल स्टेट का मतलब है रिएक्टेंट, और फाइनल स्टेट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट है। वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए C+O2, ये क्या है? रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ के लिए, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन है वो 94.3 किलो कैलोरी आता है। ठीक है, उसके बाद हाँ ये सारी वैल्यू नेगेटिव में आएंगी, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें वैल्यू से मतलब नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मान लीजिए एक तो ये C+O2 से सीधा बन गया हो, एक कैसे बनाओ? एक इन दो स्टेप में बना हो, कार्बन प्लस हाफ O2 से CO बना होगा। ठीक है, उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज हो 26 किलो कैलोरी आ गया होगा। उसके बाद CO प्लस हाफ O2 से क्या बना होगा? CO2 बन गया होगा, और उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आया होगा वो क्या आया होगा? 68.3 किलो कैलोरी आया होगा। तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा? आपका डेल्टा एच टोटल होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये कितना बनेगा? 26 प्लस 68.3 बराबर 94.3 किलो कैलोरी। सही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? सो द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन, इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। देखो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल स्टेप में बनी हो तो भी एंथैल्पी चेंज कितना है? इतना ही है। चाहे वो दो स्टेप में बनी हो तो भी एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये किस बात को वेरीफाई करता है? हेस लॉ को क्या करता है? वेरीफाई करता है। हेस जो एक रशियन साइंटिस्ट थे, शायद 1840 में इस लॉ को पहली बार दिया गया था। क्या यूज करते हुए? ये यूज करते हुए कि जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? आपका स्टेट फंक्शन होती है। इस बात को यूज करते हुए ये दिया गया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, देखिए इसकी पहली एप्लीकेशन आपके सामने दिखाई दे रही है। ये क्या निकालने के काम आता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के काम आता है। देखिए हेस लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं? एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के बनने के दौरान जितनी एंथैल्पी चेंज हुई है उसको निकाला जा सकता है। हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पहले पढ़ा हुआ है। भाई कोई सब्सटेंस का जब एक मोल बनता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, और उसके एलिमेंट किस में होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। जैसे कि आपका HCl जब बनता है एक मोल तो उसमें हाफ H2 गैसियस स्टेट, हाफ Cl2 गैसियस स्टेट, वो क्या बनाते होंगे? HCl बनाते होंगे। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होगा तो उसमें उसमें होगा कार्बन प्लस हाफ O2, कार्बन सॉलिड में और हाफ O2 किसमें? आपका गैस फॉर्म में होगा। तो उस टाइम जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको क्या कहा जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है enthalpy of formation of many compound cannot be determined experimentally, these can be calculated easily by the use of Hess law। इसको हम क्या कर सकते हैं? हेस लॉ के यूज से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको, जरा देखिए इधर। हम यहाँ बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल मैं इसका सॉल्यूशन अगले वाले पेज पर करूंगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, मिथेनॉल। मिथेनॉल होता है ये, मिथेनॉल की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, आपसे नीचे जो डाटा है वो दिया गया है आपको, सही है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मिथेनॉल लिक्विड में है 3/2O2, CO2 + 2H2O, C + O2 goes to CO2, H2 + ½ O2 goes to H2O, सही है। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए जरा, अब हो क्या रहा होगा, सेम डाटा यहाँ पर भी है, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं बता रहा हूं कि हेस लॉ से कैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाली जाती है, ठीक है। देखो भाई, तो दोस्तों यहाँ हम इस न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने न्यूमेरिकल आपको बल्कि पीछे वाले पेज पे भी लिखा हुआ था, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। हमसे पूछ रहा है क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। तो मेन रिएक्शन लिख लेता हूँ मिथेनॉल की फॉर्मेशन की। मिथेनॉल में क्या है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन क्या बनेगी, कार्बन आपका रहेगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन आपके रहेंगे 2, वो भी किसमें, गैसीय स्टेट में, और आपके पास हाफ क्या रहेगा, O2 रहेगा, वो भी किसमें, गैसीय स्टेट में। इससे आप क्या बना रहे होगे, इससे आप बना रहे होगे CH3OH, वो भी किसमें दिखा रहा है, आपका लिक्विड में दिखा रहा है, सही है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। मुझे इन 3 रिएक्शंस को जोड़ के या घटा के कैसे भी करके ये रिएक्शन बनानी है। जो क्वांटिटीज यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही हैं, वो अगर ऊपर भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो इक्वेशन जुड़ती हैं। मतलब जैसे कार्बन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पर जो कार्बन है ये सॉलिड ही रहेगा, ये सॉलिड होगा, वो गैस नहीं होगा, सॉलिड आएगा, ठीक है। मतलब अगर कार्बन यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ भी, तो वो फिर वो वाली इक्वेशन ऐड होगी। जैसे हाइड्रोजन यहाँ भी लेफ्ट में है और यहाँ भी लेफ्ट में, तो ऐड होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, देखिए जरा। अब यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए भैया 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको 2 से गुणा करना होगा, सही है भाई। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर देता हूँ। मैं इस इक्वेशन को किसको, इसको मैं अगर कहूँ इक्वेशन नंबर 1, सही है भाई, इसको कहूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको कहूँ इक्वेशन नंबर 3। मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूँ 3। जब मैं इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे ओवरऑल ये वाली रिएक्शन लेकर आनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को 2 से गुणा करता हूँ, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपके पास 2H2, देखो ध्यान से, 2H2 + O2 और यहाँ पर बन जाएगा H2O, सही है। अब इसको जैसे मैंने 2 से गुणा किया, एंथैल्पी भी 2 से गुणा होगी भाई, ये होगा ΔH = 2 × -286, सही है, सही है भाई। उसके बाद अब मुझे कार्बन एक ही चाहिए, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर लिख लेता हूँ, कौन सी इक्वेशन नंबर लिख लेता हूँ, दूसरी, सेकंड वाली। थर्ड को 2 से गुणा कर दिए, क्या बनेगा सेकंड, ये बनेगा कार्बन यहाँ पर सॉलिड, प्लस उधर क्या है, O2 है, और यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से आपका बन जाएगा, सामने जाओगे तो CO2 बन जाएगा गैसीय स्टेट में, ठीक है। स्टेट लिखना चाहो लिख लो, बाकी नीड पड़ेगी नहीं। उसके बाद मुझे ये मिथेनॉल उधर चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन घटेगी, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर पहली भी लिख लेता हूँ और क्या करता हूँ, फिर बताऊंगा घटेगा कौन और जुड़ेगा कौन, CH3OH, और इसके प्लस में कौन है, 3/2O2 है दोस्तों, इसके प्लस में कौन है, 3/2O2 है। उसके बाद कौन है, -CO2 है, गोज टू CO2 + 2H2O + 2H2O। दोस्तों अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हेस लॉ में हमने क्या कहा, हम क्या लिखते हैं, इनकी एंथैल्पी चेंज लिखते हैं ताकि और क्लियरिटी आए। ΔH1, अब ΔH2 कितना बनेगा, इसको हमने गुणा तो किया नहीं किसी से, गुणा तो किसी से किया नहीं, उसको तो 2 से किया था। ΔH2 कितना आएगा, -393 किलो जूल पर मोल। इसकी कितनी, ये कितना भाई, ये भी किलो जूल पर मोल। और पहले वाला कौन है, ये है ΔH3, ये कितना आएगा भाई, -726 किलो जूल पर मोल, सही है। अब क्या करना है भाई, पहली दोनों को तो जोड़ दो, पहली दोनों मतलब इसको और इसको तो ऐड कर दो और इसको क्या कर दो, घटा दो। दूसरी और तीसरी को जोड़ दीजिए, तीसरी को 2 से गुणा करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे और लास्ट वाली को घटा दोगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखो जरा, यहां से क्या होगा भाई, 2 हाइड्रोजन, अगर यहां पर मैं लिखूं, यहां पर 2 हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यहां पर आएगा कार्बन सॉलिड + 2 हाइड्रोजन, सही है। उसके बाद O2 + O2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2O2, सही है। मैंने दोनों को जोड़ दिया।
अब इसको घटाना है तो -CH3OH -3/2O2 यही आ रहा है। अब यहां से क्या बनेगा दोस्तों, सामने देखिए H2O प्लस CO2, H2O प्लस, यहां पर H2O को 2 से मल्टीप्लाई करना था, हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था, इधर नहीं किया था, सही है। तो यहां पर H2O को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये कितना बन जाएगा 2H2O। उसके बाद प्लस CO2, इसको और इसको तो जोड़ा और इसको घटा रहा हूं तो -CO2 और -2H2O, -CO2 और -2H2O। देखो जरा ध्यान से बच्चों, क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। 2H2O कैंसिल, CO2 कैंसिल। अब 2O2 में से 3/2O2 गया तो हाफ O2 बचेगा, और ये और क्या बचेगा, CH3OH बच जाएगा और वो उधर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा कार्बन सॉलिड प्लस, देखो जरा ध्यान से, 2H2 और 2O2 में से 3/2O2 गए तो हाफ O2 बचेगा, तो यहां पर बनेगा 2 हाइड्रोजन गैसियस प्लस हाफ O2। दोस्तों एक बार फिर से मैं पीछे स्क्रीन करता हूं, ये क्या बनेगा भाई, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, दिस गोज टू CH3OH, और ये किस में, लिक्विड में। यही तो मेन रिएक्शन चाहिए थी, पर ये हमें मिली कैसे, ये हमें मिली, अगर इसके लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H है तो ये क्या होगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। दोस्तों मैंने इसको H1 H2 नहीं बोला, मैंने इसको 2 से गुणा करने के बाद H1 बोला है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, -286 गुणा 2, तो ये क्या होगा, -286 गुणा 2 प्लस, और क्या आएगा भाई, -393 माइनस -726। देख लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो देख लेते हैं। डेल्टा H बराबर, देखो यहाँ पर आ जाएगा 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 और 17 और 2 2 जा 4 और 5, 572 -393 प्लस 726। देख लो भाई 572 393, ये बनेगा आपका 5 9 7 16 और 5 3 8 और 1 9, 965 में से 726 घटाना है। देख लीजिएगा जो भी बन रहा होगा, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 और 17, बस यही जोड़ने हैं, यही बन रहा होगा, जो भी बनेगा देख लेते हैं। अब ये बनेगा आपके पास 965, हाँ जी 965, 3 और 2 5, 9 7 16, 5 3 और 8 9, सही है। तो घटाना है तो ये बनेगा 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर 239, तो आंसर आएगा -239, और ये भी कैसे, ये आएगा किलो जूल पर मोल, -239 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से अब हमने हेस लॉ को यूज करके क्या निकाल दिया, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल निकाल दिया। इसी तरीके से आपको पेपर में कोई भी रिएक्शन दी हुई हो सकती हैं, आपको उन रिएक्शंस को प्लस माइनस करके क्या निकालना होता है, एक मेन रिएक्शन जो है वो लेकर आनी होती है। तो आप एक मेन रिएक्शन जब लेकर आ जाएंगे तो आप आसानी से इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने बात करी किसके बारे में, इस क्लास में हमने बात करी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के बारे में और हेस लॉ के बारे में और हेस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द हाइड्रेशन, या फिर आप कहिए एंथैल्पी चेंज फॉर एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एंथैल्पी चेंज फॉर ए जनरल रिएक्शन। इन तीनों ही केसेस की बात करने वाले हैं। इन तीनों ही केसेस के ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। ये वीडियो के आपको, ये जो वीडियो है जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको अगले लेक्चर में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।